हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द रेकॉन सिविल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं जियोटेक इंजीनियरिंग। तो जियोटेक इंजीनियरिंग का जैसा हमारा कोर्स का पैटर्न है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट 3 टाइप ऑफ द कोर्सेज, बेसिक, प्रो एंड प्रीमियम। बेसिक में हम लोग आपको हर टॉपिक में वीडियोस देते हैं, प्रो में हम पूरे सब्जेक्ट का वीडियोस देते हैं और प्रीमियम में हम कंप्लीट गेट पैकेज देते हैं। तो आइए पहले जियोटेक का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो बेसिक कोर्स में आप जियोटेक सेक्शन देखिए, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। गेट ने बहुत अच्छी तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सॉइल मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो सॉइल को समझने के लिए, यानी कि बेसिक ऑफ सॉइल कंप्लीट है यहाँ पे। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है दोस्तों, वो सॉइल का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है या उसका यूज है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गया, अर्थ प्रेशर हो गया, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो ये हम लोगों ने अलग अलग नंबर ऑफ वीडियोस में इसको बांट रखा है। तो आप चाहें तो आपको अगर इतना ही पढ़ना है, यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, तो आप इतना पार्ट भी पढ़ सकते हैं। दिस इज अ यूनिक थिंग जो रेकॉन सिविल एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। परमिबिलिटी अगर आपको पढ़ना है, आप परमिबिलिटी पढ़ लीजिए। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पढ़ना है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पढ़ लीजिए। इट इज सो इजी। अब अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रो कोर्स में जाएं। प्रो कोर्स में आपको कंप्लीट पैकेज सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग 3,400 रुपीज में मिलेगा। तो इसमें आपको ये सारे 34 एंड 22 56 वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। दिस इज मच चीपर देन बेसिक, क्योंकि आप अगर अलग अलग लेंगे तो वो डेफिनेटली थोड़ा महंगा है। ये पार्ट सस्ता है। और थर्ड, अगर आप गेट का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जो हमारा प्रीमियम कोर्स है, तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। पूरा सारे सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गेट एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग चैप्टर 1। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द रेकॉन सिविल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। We are proud to announce the start of the Geotech Engineering और Soil Mechanics। जैसा कि दोस्तों गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में ही जियोटेक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। कभी तो 25 to 30% वेटेज जियोटेक अकेला ले लेता है। उसका कारण भी यही है कि सब कुछ तो अर्थ पे जो हो रहा है वो सॉइल के ऊपर हो रहा है। हमारा पूरा अस्तित्व सॉइल के ऊपर है, तो डेफिनेटली सॉइल का वेटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप कैसा भी स्ट्रक्चर खड़ा करो, आप सॉइल पे ही खड़ा करोगे। और इनफैक्ट आप दूसरे प्लैनेट्स पे भी जब लोग जा रहे हैं तो दे आर सीइंग कि वहाँ पे सॉइल का जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ अर्थ से मिल रहा है। मैं अभी डिस्कस करूँगा कि मार्स पे बिल्कुल अर्थ जैसी सॉइल मिली है, जो कि एल्यूवियल कोन्स है या एल्यूवियल फैंस जिसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी आपको, अगर यहाँ की जियोटेक आपने पढ़ रखी है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखी है और कभी हमको दूसरे प्लैनेट पे जाना हुआ, तो डेफिनेटली सिविल इंजीनियर विल हैव अपर हैंड, क्योंकि वहाँ पे भी सेम सॉइल पे ही काम होगा। और सारा लोड, जैसा कि सॉइल का लोड मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो लोड जो है वो पूरा जब स्ट्रक्चर से नीचे आता है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, और जब आप यहां पे फुटिंग बनाते हैं तो फाइनली आप क्या करते हैं, आप सॉइल को लोड देते हैं और सॉइल वापस आपको रिएक्शन देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉइल लोड लेती नहीं है दोस्तों, सॉइल रिएक्शन वापस देती है। वो सॉइल अच्छी है सिविल इंजीनियर के लिए जो वापस रिएक्शन दे, क्योंकि नहीं तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फेल हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं डिस्कस करता रहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है कि सॉइल लोड ले लेती है। सॉइल लोड लेती नहीं है, सॉइल लोड देती है।
हमेशा वही सॉइल अच्छी है जो लोड दे दे, तभी स्टेबल है। अगर ले लिया तो पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और फेल हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो सॉइल वो अच्छी है जो लोड वापस दे। ठीक है, आगे हम एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस वगैरह चैप्टर्स में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो आपको सॉइल को एज ए रिएक्टिव सब्सटेंस पढ़ना है, ना कि एज ए एब्जॉर्विंग सब्सटेंस, कि सॉइल कुछ ले लेती है, सॉइल कुछ नहीं लेती है, सॉइल वापस दे देती है, सेम चीज, और इसीलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम शुरुआत बेसिक्स ऑफ सॉइल से करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हिस्ट्री में जाएं सॉइल की, तो सॉइल आपको बहुत ही नया सब्जेक्ट दिखेगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो करीब करीब आप देखिए तो पता चलता है कि बिफोर क्राइस्ट ही शुरू हो गया था। इवन उससे पहले जो सिविलाइजेशन खत्म हो गई है उनको भी स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन उनको सॉइल की नॉलेज नहीं थी। सॉइल की नॉलेज चालू हुई है 1942 में अप्रोक्सीमेटली, आफ्टर ट्रेज़ाकी। ट्रेज़ाकी इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका बर्थडे और गांधी जी का बर्थडे सेम है, 2 अक्टूबर। ही बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1883, गांधी जी बॉर्न ऑन 1869। ओके, सो दोनों ही फादर कहलाए दैट इज गुड टू रिमेंबर, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फादर ऑफ इंडिया गांधी जी। ही बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर and Trezaki born on 1883 2 अक्टूबर, which is quite interesting fact। तो ट्रेज़ाकी ने जब दोस्तों ये कहा कि सिग्मा इफेक्टिव इज सिग्मा टोटल माइनस यू, हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर रहा हूं, तब सॉइल लोगों को समझ में आई। उसके पहले सॉइल समझना बहुत डिफिकल्ट काम था। रैनकाइन एक्टिव प्रेशर वगैरह आए थे, लेकिन सॉइल का कोई मॉडल नहीं बन पा रहा था कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाए। बियरिंग कैपेसिटी मतलब रिएक्शन देना, सॉइल कैसे रिएक्शन देती है, ये पार्ट लोगों को करीब करीब ये इक्वेशन ट्रेज़ाकी ने 1925 में दी थी। तो 1925 के बाद सॉइल का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। तो काफी नया सब्जेक्ट है ये। इवन आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन से भी नई है सॉइल। स्लोप डिफ्लेक्शन करीब करीब 1918 और 1919 के आसपास आ गया था, लेकिन सॉइल की ये बेसिक इक्वेशन सिग्मा इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा टोटल माइनस यू, ये ट्रेज़ाकी ने 1925 में दिया था। इसीलिए अभी भी सॉइल में बहुत स्कोप है, अभी भी पूरी रिसर्च हो नहीं पाई है। और उसका कारण भी क्लियर था कि आप स्ट्रक्चर जब सॉइल के ऊपर खड़ा कर देते हो तो सॉइल नीचे कैसे बिहेव कर रही है ये पता नहीं चल पाता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, नेचुरल चीज है तो हर जगह हिट्रोजीनियस है। पहले तो एक जगह पे ही हिट्रोजीनियस है और पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से बनी हुई है, तो एक जनरलाइज मॉडल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। आरसीसी आप इंडिया में भी M25 वैसे ही बनेगा जैसा कि अमेरिका में बनेगा, लेकिन सॉइल तो अमेरिका की अलग है, हमारी अलग है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है सॉइल के लिए और कंट्रीज से। इवन राजस्थान टू तमिलनाडु में ही अगर आप देखेंगे तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटली चेंज हो जाती है। कोस्टल रीजन में अलग, रिवर रीजन में अलग, डेजर्ट्स में अलग, लेक्स के आसपास अलग। तो इसलिए इसका डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ और बहुत साल लगते हैं सॉइल में कोई चेंज लाने में। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सॉइल कैसे डेवलप हो रही है। अभी काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है, बट स्टिल आप देखेंगे कि सॉइल में बहुत सारे प्रैक्टिकल फार्मूलाज नहीं है, बहुत सारे फार्मूले डिराइव्ड नहीं, एम्पेरिकल फार्मूले पे काम करेंगे हम लोग। मैं आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे मैं आपको सॉइल पढ़ाना शुरू करूंगा, बहुत सारे एम्पेरिकल फार्मूले हैं, उसका डेरिवेशन, उसके पीछे का अगर आप कोई टेक्निकल एस्पेक्ट मांगेंगे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि वो एम्पेरिकल है, बस ऐसा होता है। क्यों होता है नहीं पता।
ठीक है, तो अभी भी काफी अच्छा स्कोप है और डेफिनेटली हम दूसरे प्लैनेट्स पे गए तब भी स्कोप बना रहेगा इसका। तो सॉइल मैकेनिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट टू स्टडी। तो चलिए, जैसा मैं हिस्ट्री के बारे में बहुत बात कर लेता हूँ, तो इसका भी हम सॉइल का भी हिस्ट्री से चालू करते हैं कि सॉइल बनती कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि सॉइल बनने को समझना बहुत जरूरी है कि सॉइल आई कैसे है हमारे पास। हालांकि ये जियोलॉजी के पार्ट में आता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, हम लोग तो डायरेक्ट उसके, हम लोग सॉइल के एंड यूजर्स हैं, ठीक है, वी आर द एंड यूजर्स ऑफ सॉइल, जैसी है वैसी दे दो। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। तो देखिए, पहला बात ये समझिए कि जब अर्थ बनी है तो लोगों का ये मानना है कि सिर्फ रॉक्स थे, देयर वॉज नो सॉइल एट द बिगनिंग ऑफ द अर्थ। सॉइल का फॉर्मेशन बाद में हुआ बाय द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक की वेदरिंग हुई, इज इट ओके? वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब वेदरिंग दो तरीके से हो सकती है, पहला है मैकेनिकल वेदरिंग और दूसरा है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग में बेसिक फर्क क्या है कि मैकेनिकल वेदरिंग में जो रॉक है वो सिर्फ टुकड़ों में टूट जाता है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसा पेरेंट रॉक है वैसा ही ये आपकी सॉइल रहेगी, सिर्फ वो छोटी टुकड़ों में टूट गई है। लेकिन केमिकल वेदरिंग में सॉइल पूरी तरीके से चेंज हो गई है, यानी कि पेरेंट रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बदल के अब एक नई सॉइल बन चुकी है। तो मोस्टली जो आपका कोहिजन लेस सॉइल है वो यहां आएगी, कोहेसिव सॉइल यहां आएगी, दिस इज कोहेसिव सॉइल। क्योंकि कोई भी रॉक कोहेसिव नहीं होता, ठीक है, इसलिए कोहेसिव सॉइल सी से आप याद कर सकते हो, जस्ट याद करने का तरीका है। और ये कोहिजन लेस है एज इट इज, ठीक है। तो देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग को हम डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, इट इज डिसइंटीग्रेशन। So in this process, big rocks break into small rocks, but their chemical properties does not change. ठीक है, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि जब अर्थ बनी होगी और अभी भी जैसा चल रहा है कि कोई रॉक है उसमें एक दरार आ गई, अब इस दरार के अंदर पानी चला गया। अब जब बर्फ पड़ी या बर्फ ठंडा मौसम आया तो ये पानी क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और पानी जब फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से उसने थोड़ी दरार और बड़ी कर दी, और पानी आया और बर्फ जमी और दरार बड़ी हो गई। इस तरीके से ये रॉक दो टुकड़ों में टूट गया। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग वाटर इन रॉक फिशर। या सडन चेंज, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंड, सो देयर इज ए सडन चेंज इन द टेम्परेचर, अगेन रॉक विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है। एब्रेशन ऑफ रॉक बाय मूविंग ग्लेशियर एंड वाटर, अगर रॉक के ऊपर कोई पानी बह रहा है, जैसे ग्लेशियर भी मूव होते हैं, वाटर भी मूव होता है, तो उससे भी रॉक टूट जाता है। तो टोटल वेदरिंग के प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है या समझना है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आया है आज तक, लेकिन आपको समझने के लिए अच्छा है क्योंकि आगे आप कनेक्शन बना पाएंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन में मोस्टली फिजिकल बाहर के कुछ एजेंसीज आती हैं जो रॉक को दो तीन टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, डेट्स वाई हमें पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी ही मिल रही है। तो मोस्टली कोहिजन लेस सॉइल जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग से बन जाती है। नाउ कम्स टू केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजिशन, ठीक है। In this process, hard rock converted to soft and easily eroded rock. तो हार्ड रॉक सॉफ्ट भी बन जाता है और उसके बाद हो सकता है कि देखिए ये साथ साथ भी चल जाएं। बहुत सारी सॉइल्स हैं जो इन दोनों के प्रोसेस से बनेगी। पहले केमिकल वेदरिंग हुई, उसने रॉक को सॉफ्ट किया, और उसके बाद मैकेनिकल वेदरिंग हो गई, या पहले मैकेनिकल वेदरिंग हुई और उसके बाद केमिकल वेदरिंग हो गई। तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। इट इज डिफिकल्ट समटाइम्स टू आइडेंटिफाई कि ये एक्चुअल में सॉइल बनी किससे, मैकेनिकल से या केमिकल से, देयर मे बी सम केसेस, लेकिन ये सब जियोलॉजिकल पार्ट है, हम लोगों को इतनी डेप्थ में नहीं जाना है इसके।
कि सॉइल का फॉर्मेशन है क्या, हल्का सा आइडिया लेके हम आगे बढ़ जाएंगे. सो इन दिस प्रोसेस हार्ड रॉक कन्वर्टेड टू सॉफ्ट एंड इजीली इरोडेड रॉक. द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ केमिकल टाइप इज हाइड्रेशन, यानी कि पानी जो केमिकल्स थे रॉक के अंदर उसके साथ रिएक्ट किया और नए मिनरल्स बना दिया. ये एक कारण हो सकता है. ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. तो ये दोनों का जो रॉक्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके नए और सॉफ्टर रॉक्स बना सकती है. देन देयर कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लीचिंग. इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है काफी पहले, लीचिंग प्रोसेस पे. सो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्यूबल पार्ट इन रॉक्स डिसॉल्व्ड विथ वाटर एंड वॉश्ड आउट लीविंग बिहाइंड सॉफ्ट रॉक. तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट एब्रेजन ऑफ रॉक बाय मूविंग ग्लेशियर और लीचिंग कभी कभी साथ साथ हो जाती है. तो इसमें क्या होगा कि लीचिंग में जब ये पानी इसके ऊपर से रॉक के ऊपर से जा रहा है, लेट अस से दिस इज माय रॉक एंड वाटर इज फ्लोइंग, तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं और ये डिसॉल्व हो सकते हैं पानी के अंदर, तो ये डिसॉल्व हुए हुए मिनरल्स ये पानी के साथ डिसॉल्व होते रहेंगे एंड इट फ्लोज आउट. तो अब जो रॉक रहा ये इन सॉल्यूबल मिनरल्स के बगैर रहा एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टर रॉक्स. इसमें इंपॉर्टेंट है डीसिलिकेशन. डीसिलिकेशन में जब सिलिका रॉक में से निकल जाए तो जो रॉक बचता है वो कहलाता है प्रोसेस डीसिलिकेशन. सो इस पार्ट को आप जरूर याद रखिए, लीचिंग प्रोसेस को. लीचिंग प्रोसेस से हम लोग सॉफ्टर रॉक्स लेते हैं और इससे काफी सारे मिनरल्स और मटेरियल जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉइल के निकल जाते हैं, दे आर वॉश्ड आउट. ठीक है, और एक नई तरह की बॉन्डिंग बनने लगती है. तो देखिए, केमिकल वेदरिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, क्रिस्टलाइन पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज, यानी कि कोहेसिव सॉइल. दिस इज कोहेसिव सॉइल. द बॉन्डिंग में भी आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. इसके बारे में हल्का सा आइडिया लेंगे जब हम क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पे ये बॉन्डिंग्स आएंगी. आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पे आएगी, क्योंकि जब हम मोंटोमोरेलाइट, इलाइट एंड कियोलोनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो वहाँ एक पूरा चैप्टर ही उस पर डेडिकेटेड है मेरा, तो वहां पे ये पार्ट आएगा. सो दिस इज अबाउट कोहेसिव सॉइल फॉर्मेशन. तो कोहेसिव सॉइल दोस्तों केमिकल वेदरिंग से बनी, और कोहिजन लेस सॉइल यानी कि ग्रेवल हो गया, सैंड हो गई, बोल्डर्स हो गए, ये मैकेनिकल वेदरिंग से बने. इवन इनफैक्ट सिल्ट, आई विल से, आगे मैं डिटेल में तो बात कर ही लूंगा इसके बारे में, सिल्ट ध्यान रखिएगा मैकेनिकल वेदरिंग से बनती है. एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज सिल्ट. एंड केमिकल वेदरिंग से क्ले बनती है. ठीक है, तो इसमें बॉन्डिंग आ जाती है, क्ले बिहेव वेरी डिफरेंट, कोहिजन आ जाता है जो रॉक्स में नहीं होता. तो हम इसकी कैसे आया ये नहीं पढ़ेंगे, आने से क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे, वही हमारा जियोटेक इंजीनियरिंग है. अब कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं. तो सॉइल को आप ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है रेजिडुअल सॉइल और दूसरा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल. रेजिडुअल सॉइल का मतलब ये हुआ कि सॉइल अपने पेरेंट रॉक के आसपास ही है, फ्यू 100 किलोमीटर, मतलब 50-100 किलोमीटर भी इज टेकन एज रेजिडुअल सॉइल. ट्रांसपोर्टेड सॉइल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे. ठीक है, अपने पेरेंट रॉक से बहुत दूर आ गई है सॉइल, तो उसके लिए कोई एजेंसी चाहिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर पहुंचाने के लिए. वो क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट है रिवर, विंड, ओशन. ये तीन इंपॉर्टेंट है, लेक्स भी हैं एंड ग्लेशियर्स भी हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है.
तो फिर से देख लेते हैं। रेजिडुअल सॉइल अपने पेरेंट रॉक के नज़दीक रहती है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल अपने जो पेरेंट रॉक है उससे बहुत दूर निकल जाती है और उसके लिए एक एजेंसी चाहिए उसको, ठीक है। तो वो रिवर भी हो सकती है, विंड भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है। लेक एंड ग्लेशियर आर स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। अब वन बाय वन हम अलग अलग तरीके की सॉइल्स को लेते हैं। पहली सॉइल है एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल वो सॉइल है जिसे विंड बनाता है। तो एजेंसी कौन है इसकी? विंड। इसके एग्जाम्पल हैं लोव्स एंड सैंड ड्यून्स। आप लोगों ने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। आई जस्ट शो यू वन पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून, जस्ट वेट। सो दिस इज सैंड ड्यून। ये विंड ने बनाया है। अब इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी, आपने कभी सैंड ड्यून्स हाथ में लिए हैं दोस्तों? नहीं तो आप वो गाना जो संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं बॉर्डर का, उसमें देख लीजिए। इज इट ओके? सैंड ड्यून्स दिखाया है वहां पे। तो इफ यू सी, इसमें एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। आप हाथ में अगर मुट्ठी में लेंगे अपने तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, ये पूरी हाथ से निकल जाएगी। क्यों? इसका रीजन ये है कि इसमें ओनली वन पार्टिकल है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम साइज। सारे पार्टिकल की साइज सेम है, कोई पार्टिकल अलग नहीं है, सब छोटे 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 सेम साइज के पार्टिकल है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है, वॉइड रेशियो बहुत बढ़ जाता है, इंटरलॉकिंग हो ही नहीं सकती। इंटरलॉकिंग कब होती है? आप देखिए कुछ बॉल्स ले लीजिए, क्रिकेट बॉल ले लीजिए, टेनिस बॉल ले लीजिए, तो आप देखेंगे आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, या उनको एक बॉक्स में डालने की कोशिश करिए तो उनमें बहुत सारे वॉइड्स रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम साइज की बॉल्स हैं। तो सैंड ड्यून्स में क्या है, सेम चीज है, ये एक ही साइज के पार्टिकल है। आगे हम पढ़ेंगे एक साइज के पार्टिकल की सॉइल को क्या बोलते हैं, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैम्पर हो जाती है, क्या फायदे और क्या नुकसान है इस तरीके की सॉइल के, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत है, इस पे कुछ भी चीज रुक नहीं सकती। इट्स ए हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। आप इस पे खड़े होइए, आप पूरा अंदर धंस जाएंगे, बिकॉज इट इज हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी। इट इज हैविंग वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल सॉइल है। सो कमिंग बैक, वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा है इसका, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे और कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जियोटेक में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको याद कम करना था, समझना ज्यादा था। यहां पे समझना उतना ज्यादा नहीं है, याद बहुत करना है आपको। तो इसमें ज्यादा रिवीजन की आपको जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ डाटा कलेक्शन किया है कि किस तरह के क्वेश्चन जियोटेक में आ रहे हैं, सो डेट कि सारे पार्ट कवर हो सके और ऐसा ना लगे कि इन नोट्स के बाहर कुछ चला जाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाए। अगर बच्चा नोट्स पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, डेट शुड बी सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट टू कवर द मेजर L1 एंड L2 पार्ट। L3 तो भगवान भरोसे चलता है, गेट में तो L3 कम आ रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के L3 को छोड़ दीजिए। L1 और L2 जो क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वेश्चन, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। चलिए खैर, वापस कमिंग आफ्टर माय एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो एओलिन सॉइल को याद रखिए, एजेंसी याद रखिए, नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे से मैं विंड नहीं बोलूंगा, मैं सीधा एओलिन सॉइल बोलूंगा, तो आपको मैं मान लूंगा कि आपको पता है कि विंड है, एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स, लॉजेस हैं, वन ग्रेन साइज पार्टिकल्स हैं, लो डेंसिटी है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है। सेकेंड, एल्यूवियल सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए अगर कोई सॉइल है तो वो एल्यूवियल सॉइल है। इसकी एजेंसी रिवर है और इसके एग्जाम्पल हैं एल्यूवियल कोन्स, नेचुरल लीव्स एंड डेल्टा। नेचुरल कोन्स को काफी बार नेचुरल फेंस भी बोला जाता है,
और जो मैं आपको बोल रहा था ना मार्स पे मिला है, मार्स पे यही मिली है। मार्स पे जो रिसर्च हुई है, हमारे चंद्रयान भी मार्स पे जो रिसर्च किया है, उसमें दे हैव फाउंड द पैटर्न ऑफ एल्यूवियल कोन्स और एल्यूवियल फैंस। इसका काफी प्रोमिनेंटली वहां मार्स पे इस तरह की सॉइल मिली है। सेकंड है नेचुरल लीव्स, दिस इज LEEVES, नेचुरल लीव्स एंड डेल्टा। अब सबसे अच्छी बात इसमें, आपने भी कभी नदी के किनारे आप गए होंगे और आपने देखा होगा, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें और विंड में अलग अलग, कि यहां पे आपको सब तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको सब तरीके के पार्टिकल मिलेंगे, तो उससे क्या होता है, इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब आरसीसी जैसा अगर आपको करना है तो आप ये वाली सॉइल यूज ही नहीं कर सकते आरसीसी के अंदर, क्योंकि बॉन्डिंग ही नहीं आएगी, इंटरलॉकिंग होगी ही नहीं। और एल्यूवियल सॉइल में इंटरलॉकिंग बहुत इजीली हो जाएगी, इट विल बी इजीली इंटरलॉक्ड बिटवीन ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगे, कुछ फ्लैकी पार्टिकल होंगे, कुछ बल्की पार्टिकल होंगे। आई विल गिव यू स्लोली द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज फ्लैकी, व्हाट इज बल्की, लाइक दैट। तो वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेंगे, तो डेफिनेटली वॉइड रेशियो कम होगा, आपको लो कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी, हाई डेंसिटी मिलेगी, यानी कि इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। वन साइज ऑफ ग्रेन की जगह मैनी साइज ऑफ ग्रेन हो गया, लो डेंसिटी की जगह पे हाई डेंसिटी हो गई, और हाई कंप्रेसिबिलिटी की जगह लो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। ठीक है, सो एल्यूवियल सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल इंजीनियर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नेचर में ये कहां कहां मिलते हैं। ये है आपका नेचुरल लीव्स या फेंस। तो एक तरीके से आपकी रिवर ऐसे आ रही है और एकदम से उसको प्लेन मिल गया, तो वो जो सॉइल फॉर्मेशन यहां पे होगा ये कहलाएगा एल्यूवियल फैन या कोन्स। सिमिलरली ये देखिए, ये मतलब लाइन डायग्राम बनाया गया है, ये रियल पिक्चर है। ये देखिए, दिस इज द पार्ट, ये एक माउंटेन के रीजन्स के बीच में से रिवर आ रही थी, एंड दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल कोन्स और फेंस, बोथ आर सेम। इसके बाद सेकंड देखिए, लीव्स। लीव्स आपने देखा है, ये दो पिक्चर अलग अलग हैं। ये देखिए, ये आपकी सॉइल आ रही है, यहां पे जो सॉइल फॉर्म होती है ये पार्ट, दिस इज लीव्स। ये देखिए, ये लीव्स है, यहां पे ये लीव्स है, ये द रिवर इज कमिंग एंड हियर यू विल गेट लीव्स। सिमिलरली दिस रिवर इज कमिंग, ये यहां से रिवर आ रही है, ये आपको लीव्स का फॉर्मेशन हुआ है। एंड थर्ड, डेल्टा। हमारा गंगा डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये देखिए, डेल्टा में ये फॉर्मेशन होगा, ये रिवर है एंड दिस इज डेल्टा। सॉइल का नाम ही डेल्टा हो गया। सो दे आर द डिफरेंट फॉर्मेशंस, क्योंकि रिवर काफी लेंथ में मूव करती है और अलग अलग तरीके से करती है। जैसे हमारी गंगा जो है, जब गंगोत्री से निकलती है तो आपको हरिद्वार तक अगर आप आएंगे तो आपको कोन्स दिखेंगे, नेचुरल कोन्स। उसके बाद कानपुर और उस तरफ आप जाएंगे तो आपको लीव्स दिखना चालू होगी, दिस इज लीव्स। और जहां डेल्टा बन जाता है गंगा का, वहां पे आपको इस तरीके की सॉइल दिखेगी। काफी फर्टाइल होती है ये सॉइल्स, सो दे आर गुड फॉर फार्मिंग ऑल्सो।
तो इस पे तो बहुत काम हो रखा है। मैंने तो आपको छोटे से एग्जांपल दिए क्योंकि हमें सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, फार्मिंग की बात नहीं कर रहे। एल्यूवियल सॉइल इज गुड फॉर फार्मिंग ऑल्सो, इसलिए आप देखेंगे यूपी, पंजाब, एवरीवेयर यू विल सी गुड फार्मिंग। द रीजन इज दिस। चलिए कमिंग बैक, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ज़्यादा इसको समझिएगा कि हम लोगों का क्या है यहाँ पे समझने की बात है कि इसमें बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं। पहली चीज, डेंसिटी हाई होती है और कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। नाउ द थर्ड इज मैराइन सॉइल, हमारे काम का भी नहीं है। एजेंसी ओशन, ओशन के डीप ओशन में जो क्ले बन जाती है, डेफिनेटली ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस से होगा। ठीक है, पानी के अंदर बन रही है तो पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से लेयर्स बनने लगेगी। तो दिस इज ए सेडिमेंटेशन सॉइल, लेयर्स में काम होगा। ठीक है, इसका नाम है मैराइन क्ले। डीप इन सी, नॉट यूज्ड बाय सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स के कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट इज लैकेस्ट्राइन सॉइल, एजेंसी लेक्स। एग्जाम्पल वॉरविट क्ले, अगेन इट इज ए क्ले, ध्यान रखिएगा इट इज ए क्ले। ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया। इनफैक्ट इस पे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लैकेस्ट्राइन क्ले लेक से बनती है और इसका एग्जाम्पल है वॉरविट क्ले। मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर वॉरविट क्ले की। आई हैव दैट पिक्चर, मैंने नेट से ली है। सो दिस इज योर वॉरविट क्ले। अगेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा क्योंकि लेक के अंदर हो रहा है। तो ये एक लेयर बनी, फिर आप देखिए दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी, फिर चौथी, इस तरीके से लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज अ वॉरविड क्ले एग्जांपल। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेडिमेंटेशन, कि सॉइल सेडिमेंटेशन से बन रही है। अगेन हमारे ज्यादा काम की नहीं है, हम लेक्स वगैरह पे ज्यादा स्ट्रक्चर खड़े नहीं करते हैं, तो ज्यादा इसका यूज नहीं है। देन ग्लेशियर सॉइल, अगेन हमारे काम का नहीं है, लेकिन समझ लीजिए ग्लेशियर सॉइल एजेंसी ग्लेशियर्स रहेंगे, क्योंकि ग्लेशियर मूव होते हैं तो वो सॉइल को अपने साथ रखते हैं और साथ साथ वो डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग में ग्लेशियर सॉइल बनती है मोस्टली। इसके नाम याद रखिए, ग्लेशियल टिल, एस्कर्स, केम्स एंड ग्लेशियल ड्रिफ्ट। हमारी ज्यादा यूजफुल नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटी सॉइल, यानी कि जो रॉक से या माउंटेन से बिल्कुल नजदीक में आपको मिलेंगी, वो क्या होंगी, ग्रेविटी सॉइल्स। इसका एग्जाम्पल याद रखिए टॉलस। और इसमें मोस्टली क्या होगा कि रॉक की ही प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये रॉक के नजदीक है, जस्ट अभी डिसइंटीग्रेट हुई है, मैकेनिकल वेदरिंग हुई है, इसमें पूरी नहीं हो पाई है, अभी मैकेनिकल वेदरिंग चालू होगी इसकी, और फिर कोई एजेंसी आएगी, लाइक रिवर आएगा या विंड आएगी और इसको अपनी जगह से हटाएगी। तो ये तो जस्ट ग्रेविटी से आ गई है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए, स्लोप्स पे आपको जो दिखती हैं सॉइल, दे आर ऑल ग्रेविटी सॉइल, जिसका एग्जाम्पल है टॉलस। तो ये देखिए, दे आर टॉलस। ठीक है, तो यहां तक तो वो ग्रेविटी से आ गई। अब रिवर, विंड वगैरह आके इसको यहां से दूर हटाएंगी। तो ये पूरी तरह से टॉलस इज नॉट ए परफेक्ट सॉइल, अभी ये सॉइल बनना बाकी है, अभी ये सॉइल बनी नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी सॉइल टॉलस। तो दोस्तों इसको नाम्स को याद कर लीजिए, 2-3 बार मैच द फॉलोइंग में आ रखा है। एक तरफ वो एओलिन सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लैकेस्ट्राइन सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, इस तरीके से दे देंगे, दूसरी तरफ नाम दे देंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है, आया हुआ भी है डेफिनेटली, तो आप इसको याद कर लीजिए। लीचिंग पे आ चुका है, वो लीचिंग प्रोसेस क्या है ये पूछा हुआ है।
जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि लीचिंग क्या है। तो लीचिंग क्या है, जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व होकर आगे बढ़ जाते हैं और जो पीछे रॉक बच जाता है वो लीचिंग है। इसमें अगर सिलिका हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीसिलिकेशन। इजी नाम है, याद करना, डीसिलिकेशन। चलिए, नाउ वी कम टू द ऑर्गेनिक सॉइल। मोस्टली ये एग्रीकल्चर वाले यूज करते हैं इसको, हम लोग नहीं यूज करते हैं, एग्रीकल्चर वाले यूज करते हैं। तो द सॉइल कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ एंड डिके ऑफ प्लांट। सॉइल अपर क्रस्ट, इसमें पिट इज ए वन एग्जाम्पल एंड मक इज ए अनदर एग्जाम्पल। आगे इसको लूंगा मैं एक जगह में, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब ये आ जाएगा, पिट एंड मक। अगेन हमारे एज ए सिविल इंजीनियर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब ये पार्ट याद रखिए, द सॉइल पार्टिकल ग्रेटर देन 0.075 mm यानी कि 75 माइक्रोन आर विजिबल बाय नेकेड आइज। तो आप नेकेड आइज से सिर्फ 0.075 मिलीमीटर तक के पार्टिकल्स ही देख सकते हो इंडिविजुअल। बिटवीन 0.075 मिलीमीटर टू 2 माइक्रोन अंडर ए माइक्रोस्कोप। एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप 2 माइक्रोन तक का साइज आपको दिखा देता है, यानी कि 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। एंड लेस देन 1 माइक्रोन अंडर ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लेस देन 1 माइक्रोन के पार्टिकल को देख सकते हो। तो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप होता है। नाउ ये सब नेचर बनाती है। सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर कि नेचर 1 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल बना देती है। तो 1 माइक्रोन की यूनिट याद रखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन इज 1/1000 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। तो आप अपनी स्केल पे 1 मिलीमीटर ले लीजिए और उसको 1000वें हिस्से को देखिए। सो दैट इज 1 माइक्रोन। सो स्मॉल and done by nature in a long time. Now common soil available in India are muram, powdered rock, good for engineering, muck and pit, mixture of soil and decomposition, organic material, highly compressible, not suitable for engineering. इसके अलावा जो इंडिया में एक और सॉइल मिलती है वो है इंड्यूरेटेड क्ले। Indurated clay is hardened of clay due to heat and pressure. हीट और प्रेशर की वजह से जो सॉइल हार्ड हो जाती है वो कहलाती है इंड्यूरेटेड क्ले। इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर सॉइल इन गुजरात एरिया एंड कच्छ एरिया में जो आपको सॉइल मिलती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोंटोमोरेलाइट सॉइल है ये। नाउ लिथिफिकेशन, ये एक प्रोसेस है बाय विच डिफरेंट मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू कोहेरेंट सॉइल रॉक एज बाय कॉम्पैक्शन। यानी कि सॉइल वापस कॉम्पैक्ट रॉक बन जाती है। देखिए साइकिल पूरी हो गई, रॉक से चालू हुए रॉक में पहुंच गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है लिथिफिकेशन। ये एक एक डेफिनेशन है सिंपल, ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। लिथिफिकेशन एंड इंड्यूरेटेड क्ले। सो इंड्यूरेटेड क्ले में हार्ड सॉइल बनती है बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, और लिथिफिकेशन में हम वापस रॉक की तरफ चले जाते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो जाता है लिथिफिकेशन, प्रोसेस बाय विच डिफरेंट मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू कोहेरेंट सॉलिड रॉक एज बाय कॉम्पैक्शन। नाउ एक छोटा सा क्लासिफिकेशन यहाँ कर लेते हैं, जब तक कि हम क्लासिफिकेशन के चैप्टर में नहीं जाते हैं, साइज के हिसाब से, क्योंकि ये टेबल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि अगर पार्टिकल साइज 300 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो बोल्डर कहलाएगा, 300 to 80 मिलीमीटर तक है तो वो कोबल कहलाएगा, 80 से 4.75 तक है तो वो ग्रेवल कहलाएगा, अगर 4.75 से 2 है तो वो कोर्स कहलाएगा। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 2 मिलीमीटर से 0.425 दे रखा है, बहुत छोटा वेरिएशन है, कहीं कुछ बुक्स में 0.475 ले रखा है, कहीं पे 0.425 दे रखा है, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस, वो मीडियम सैंड कहलाएगी।
और 0.475 से 75 माइक्रोन तक फाइन सैंड कहलाएगी। यानी कि सैंड का वेरिएशन कितना हुआ, 4.75 मिलीमीटर से 75 माइक्रोन तक। ये पूरा हिस्सा कहलाएगा कोर्स ग्रेन और ये वाला पार्ट कहलाएगा फाइन ग्रेन। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक सिल्ट और 2 माइक्रोन के नीचे के जितने भी पार्टिकल हैं वो क्ले। लेकिन ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है दोस्तों। परफेक्ट क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है कि अगर कोई पार्टिकल 1 माइक्रोन का है लेकिन वो डिसइंटीग्रेशन से बना है, यानी कि उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं आई है, तो वो क्ले नहीं है, वो फिर सिल्टी है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि जो पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं वो डीकम्पोजिशन से बनते हैं, डिसइंटीग्रेशन से नहीं बनते हैं, इसलिए उनको क्ले कह दिया गया है। लेकिन मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया, लेट अस से यू टेक ए रॉक, और अब आपने इसको तोड़ना शुरू किया और इतना तोड़ दिया कि ये 1 माइक्रोन या 0.5 माइक्रोन का हो गया। तो आप बोलेंगे कि मैंने क्ले बना दी, तो आंसर होगा नो। आपने क्या बनाई है, सिल्ट बनाई है। क्योंकि क्ले के लिए तो उसमें केमिकली चेंजेस आने जरूरी हैं, बॉन्डिंग होना जरूरी है, कोहेसिव प्रॉपर्टी आनी जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं आई है तो क्ले बनी ही नहीं है, चाहे आपने साइज उससे छोटी कर दी। इसलिए मैंने कहा कि ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, एक समझने के लिए क्लासिफिकेशन है। तो आप ध्यान रखिएगा, सॉइल में कोई चीज ऐसे परफेक्ट नहीं है, ये बोला तो यही चलेगा। देयर मे बी सम वेरिएशन। हम परमिबिलिटी में और फाउंडेशन में बहुत जगह ये देखेंगे कि परफेक्टली नहीं चलेगा, कि मतलब इसका मतलब यही। हम एक रेंज की बात करेंगे कि इसके और इसके बीच में कुछ हुआ तो ठीक है, हम मान लेंगे। बहुत सारी टेबल्स आएंगी इसीलिए, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इस टेबल को तो आपको याद करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद से ये टेबल यूज होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि बोल्डर्स 300 के ऊपर, ठीक है, मोस्टली रोड कंस्ट्रक्शन में ये काम आते हैं। वी नीड इन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बनाते वक्त बोल्डर्स एंड कॉबल्स यूज किए जाते हैं। ग्रेवल्स 80 to 4.75, सैंड 4.75 to 75 माइक्रोन। अब इसको अगर आप मिलीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.075 मिलीमीटर। इसके 3 पार्ट हो गए, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। 4.75 to 2 मिलीमीटर इज कोर्स, 2 मिलीमीटर to 0.425 और 0.475 both are same is medium sand, and 0.475 to 0.075 is fine sand। उसके बाद सिल्ट है, अगर और भी छोटी हो जाए, 1 माइक्रोन भी हो जाए, तब भी आप सिल्ट कह सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन क्ले है तो एग्जामिनर शायद आपको ये टेबल पूछ रहा है। तो पर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन याद रखिए, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। मेरे को मैं ये याद नहीं कर पाता हूँ, सही बताऊँ तो 0.075 आई रिमेंबर लाइक दिस, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, एंड ये लेस देन 2 माइक्रोन। यहां पे भी मैं ऐसे याद करता हूं, 4.75 मिलीमीटर टू 75 माइक्रोन इज सेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पार्ट जो है ये पूरा क्या है, कोर्स ग्रेन है, और ये वाला पार्ट क्या है, फाइन ग्रेन है। इसमें एक कोहिजन लेस है और एक कोहेसिव है। इनके बारे में तो बोलना नहीं है कि ये कोहिजन लेस है, कोर्स ग्रेन है, अपने आप ही कोहिजन लेस है। वी नीड नॉट टू से कि ये पार्ट कोहिजन लेस है, ये कोहिजन लेस ही होगा। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सॉइल का फॉर्मेशन पेरेंट रॉक से होता है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इंटरेस्ट है या आप सॉइल मैकेनिक्स में इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विकिपीडिया पे जाके ट्रेज़ाकी को ज़रूर पढ़िए। ओके, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, यूरोप में, एंड देन ही मूव टू द अमेरिका। जैसा हमेशा होता है हर एक के साथ, फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका ही होती है। ठीक है, 1883 में। इसको पढ़िएगा दोस्तों, इट इज़ अ गुड। समटाइम्स अपने सब्जेक्ट को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और उन लोगों को जिन्होंने की चेंजेस किए आपके सब्जेक्ट में, एंड ट्रेज़ाकी इज़ वन ऑफ देम। स्कैम्पटन, बहुत अच्छा काम किया स्कैम्पटन ने उसके बाद में। तो इन कुछ लोगों का विकिपीडिया में जाके हल्का सा कैसे काम किया, कहाँ हुए थे, ये पढ़ना अच्छा रहता है। इट मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट। चलिए, उसके बाद हमने ये देखा कि तो पेरेंट रॉक दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहला मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी के रहेंगे। इसमें फ्रीजिंग हो सकती है, सडन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और ग्लेशियर या वाटर का मूवमेंट हो सकता है। केमिकल चेंजेस में डीकम्पोजिशन होगा, क्ले का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो डीकम्पोजिशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग, डीसैलिकेशन, इस तरह की चीज़ें केमिकल वेदरिंग में होने लगती है। इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हमने देखा था कि क्ले का जो प्रोसेस है पूरा, वो केमिकल वेदरिंग का है। और इसके बाद क्ले में बॉन्डिंग आ जाती है, वो आती है आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो आपको सॉइल देखनी है, एक तो रेजिडुअल सॉइल होती है। तो रेजिडुअल सॉइल हमारी कौन सी हो गई दोस्तों? ये टॉलस इज ए रेजिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखेंगे तो जो अपनी जो पेरेंट रॉक है उससे बहुत दूर चले जाए, तो उसमें हमने देखा कि एओलिन सॉइल विंड से बनती है, और उसके एग्जाम्पल है लूजेस एंड सैंड ड्यून्स। एल्यूवियल सॉइल जो रिवर से बनती है, इसमें एल्यूवियल कोन्स और फैंस बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। नेचुरल लीव्स एंड डेल्टास। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसमें सारे एक ही तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, और इसमें पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी सैंड ड्यून्स की बहुत ज़्यादा है। आप सॉइल पे खड़े होइए, पूरा धंस जाएंगे, जबकि एल्यूवियल सॉइल में ऐसा नहीं है। देन मैराइन सॉइल में आपका ओशन से बनती है ये। ठीक है, मैराइन क्ले उसका नाम है, हमारे ज़्यादा यूज़ का नहीं है। लैकेस्ट्राइन में वॉरवेड क्ले, नाम याद रखिए दोस्तों, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बन रही है ये, इसका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, विच इज लैकेस्ट्राइन क्ले, एजेंसी लेक से। ग्लेशियर से जो बनती है वो ग्लेशियर के नाम है ग्लेशियल टिल, एस्कर्स, केम्स एंड ग्लेशियल ड्रिफ्ट, ज़्यादा यूज़ के नहीं है। और ग्रेविटी का मैं आपको टॉलस बता चुका हूँ। उसके बाद इंड्यूरेटेड क्ले एंड लिथिफिकेशन की डेफिनेशन याद रखिए। इंड्यूरेटेड क्ले, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। तो मोस्टली काफ़ी बार वॉरविड क्ले जो है वो इंड्यूरेटेड क्ले बन जाती है। और सेकंड है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में हम वापस पेरेंट रॉक की तरफ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, लिथिफिकेशन इज ए ग्रीक वर्ड। चलिए, सो ये पूरा हो गया, मतलब फॉर्मेशन वाला पार्ट। अब हम चालू करेंगे हमारा रियल पार्ट, सॉइल फेज क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग में हम लोगों को क्या करना होता है? मॉडल बनाना होता है। तो अभी तक हमने कोई मॉडल नहीं बनाया है, अब हम क्या करेंगे, सॉइल का एक मॉडल बना देंगे, और उसी हिसाब से हम सॉइल को पढ़ेंगे, सो डेट कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले और इक्वेशंस बना सकें। तो देखिए, अब आप अगर सॉइल देखेंगे तो वो तो कुछ ऐसी है ना, कुछ पार्टिकल्स छोटे बड़े इस तरीके से। इसमें कुछ पानी भी है, तो मैं पानी को रेड कलर से शो कर रहा हूं। तो इस तरीके से सॉइल पढ़ना डिफिकल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, सॉइल पार्टिकल है जिसको हम सॉलिड बोलेंगे। तो सॉलिड का मतलब क्या है दोस्तों, सॉइल पार्टिकल, वाटर इज वाटर एंड एयर इज एयर। तो अगर आप देखें तो सॉइल क्या हो गया, 3 फेज सिस्टम हो गया, 3 फेज हैं इसके, सॉलिड, वाटर एंड एयर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और एयर होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, वाटर एंड एयर, क्योंकि लिक्विड हमारा मोस्टली वाटर ही रहता है। तो इट इज ए 3 फेज सिस्टम। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मेरे मॉडल में, वो देख लीजिए, ये सॉलिड होगा, ये वाटर होगा और ये एयर होगी। यानी कि यहाँ पे जितने भी सॉलिड थे उन सबको मैं यहाँ ले आया, यहाँ पे जितने भी वाटर था मैं उसको यहाँ ले आया, और जितनी भी एयर है वो यहाँ है। यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे ना वाटर है और ना एयर है, ये दोनों ही नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड है। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैंने इन सारे पार्टिकल्स को एकदम भर दिया है यहाँ पे, नो कुछ भी खाली जगह नहीं है, हार्ड सॉलिड हो गई है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे पानी को निकाल के एक जगह एकत्रित कर दिया है और यहाँ पे पानी भर दिया है, और ऊपर जो खाली जगह है वो पूरी एयर से भरी हुई है। यहाँ पे अपना वाटर है ना सॉलिड पार्टिकल है। ये मेरा मॉडल है दोस्तों, दिस इज माई मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉलिड ms, ये हो गया मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ एयर तो 0। हम क्या करेंगे, एयर का मास नहीं लेंगे, नेग्लिजिबल है, उसको छोड़ देंगे, तो क्या हो गया 0। ये हो गई वॉल्यूम। कैसे मेजर करेंगे ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। आप बोलोगे साहब कैसे मेजर किया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बाद में आएगा, बट ये हो गई इसकी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर तो होगी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये और एयर तो होगी, लेकिन इसका मास नहीं होगा। अब अगर इसी सॉइल को मैं ये कहूं कि ये फुली सैचुरेटेड है, नया नाम आ रहा है फुली सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या है कि इसमें एयर 0 है। फुली सैचुरेटेड मतलब पूरा पानी से भरी हुई है, तो ये क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम हो गया। 2 फेज क्या क्या हो गए, सॉलिड एंड वाटर। तो इसका अगर आप मॉडल बनाएंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, ये सॉलिड और ये वाटर, ये MW और ये MS, ये VS और ये VW। इसी तरह ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल का मतलब क्या है, वाटर 0, पूरी सॉइल ड्राई है, तो ये भी क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम हो गया। 2 फेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सॉलिड तो है ये और एयर है, तो मास ऑफ एयर इज 0 एंड मास ऑफ सॉलिड इज MS, VS एंड VA। ठीक है, तो ये हो गई मेरी ड्राई सॉइल। तो अगर आप टोटल देखें तो सॉइल वैसे तो 3 फेज सिस्टम है, जब एयर, वाटर और सॉलिड रहता है तो, लेकिन वो सैचुरेटेड हो जाने पे 2 फेज हो जाती है और ड्राई होने पर भी 2 फेज हो जाती है। तो अगर आप टोटल मास देखें सॉइल का, तो टोटल मास सॉइल का 3 फेज में और 2 फेज में अलग अलग रहेगा। यहाँ पे अगर 3 फेज की बात करें तो टोटल मास कितना होगा दोस्तों, MW प्लस MS। सैचुरेटेड 2 फेज में भी सॉइल का टोटल मास कितना होगा, MW प्लस MS। लेकिन ड्राई में ये कितना हो जाएगा, MS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल मास। तो ये मुझे एक तरह से आप ये देख लीजिए कि अगर मुझे मास ऑफ सॉलिड कभी भी निकालना है तो मैं सॉइल को क्या करूंगा, ड्राई कर दूंगा। बहुत इजी है,
कोई भी एक ओवन लीजिए या गर्म करिए सॉइल को और उसका पूरा पानी उड़ा दीजिए, उसके बाद आप उसका वजन ले लीजिए, तो वो जो वजन आएगा वो किसका आएगा, मास ऑफ सॉलिड का आएगा। तो ड्राई फेज का जो सॉइल है, यानी कि ड्राई सॉइल 2 फेज में रहेगा, उसका जो मास है वो मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगता है इजी है लेकिन जब इसको यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्राई सॉइल का वेट इज एक्चुअली मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम में हमेशा तीनों पार्ट रहेंगे 3 फेज के अंदर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया VA प्लस VW प्लस VS, एयर, वाटर एंड सॉलिड। जब 2 फेज में आ जाएंगे आप और सैचुरेटेड है तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, V सॉलिड प्लस V वाटर। और जब आप 2 फेज ड्राई में होंगे तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, V एयर प्लस V सॉलिड। तो अगर आप देखें यहां 3 फेज से 2 फेज में, तो ये जो पार्ट है सॉइल का ये हमेशा चेंज हो सकता है, यानी कि पानी पूरा यहां तक आ सकता है, हवा पूरी यहां तक आ सकती है। इसलिए हम इस पार्ट को क्या कहेंगे, वॉइड। यानी कि वॉइड क्या है, एयर और वाटर जो है वो वॉइड है। एक्चुअली ये जो आपको यहाँ खाली जगहें दिख रही है पानी की और ये वाली, ये क्या है, वॉइड है ये। तो वॉइड को हम VV से लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक्चुअल में क्या हुआ दोस्तों, VA प्लस VW। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये खाली जगह है क्योंकि 3 फेज से सॉइल 2 फेज में अलग अलग तरीके से जा सकती है, या हो सकता है कि 3 फेज में ही रहे लेकिन पानी कम हो जाए और हवा बढ़ जाए, या हवा कम हो जाए पानी बढ़ जाए। इज इट ओके? तो ये पार्ट हमेशा चेंजेबल है, ये पार्ट चेंजेबल नहीं है, सॉलिड तो सॉलिड है। इज इट ओके? तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, VV। सो व्हाट इज VV? VV इज VA प्लस VW, ठीक है। मास ऑफ वॉइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम मास ऑफ वॉइड को कभी डिफाइन नहीं करेंगे। हम हमेशा किसको डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ही डिफाइन करेंगे। तो इस डायग्राम को मैंने यहां पे अच्छे से बना दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, दिस इज ए 3 फेज सिस्टम, सॉलिड, वाटर एंड एयर। मास 0, मास MW एंड मास MS। वॉल्यूम वाइज देखें तो VS, VW एंड VA। और ये जो पार्ट है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब जब ये 2 फेज में एंटर कर जाएगा फुली सैचुरेटेड में, तो आपका क्या हो जाएगा, MS, VS, MW, VW। तो यहां पे आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम कितना कहेंगे, फुली सैचुरेटेड में VW। और ड्राई में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कहेंगे, VA। ये यहां से यहां हो गया, पानी पूरा निकल गया किसी वजह से, तो VA एंड VS। एक तरह से आप ये सोच सकते हैं मॉनसून सीजन में फुली सैचुरेटेड है सॉइल, ठीक है। सॉइल जो मॉनसून में है फुली सैचुरेटेड है और एक्सट्रीम समर में सॉइल ड्राई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉइल MS प्लस MW, वॉल्यूम ऑफ सॉइल VS, VW, VA एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड VA, VW। आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों, कल से हम बेसिक डेफिनेशन शुरू कर देंगे। पोरेसिटी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग डेंसिटी के मॉडल्स क्या हैं, उनमें आपस में रिलेशन क्या है, वो सब। तब तक मैं आपको एडवाइस करूंगा इस टेबल को आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और दूसरा, इस पार्ट को भी आप याद कर लें। इसको मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप क्या करोगे।
याद करते हैं और डेप्थ में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। इतना पढ़ के छोड़ देते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। इट इज़ नॉट ए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पार्ट। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पार्ट यहीं से शुरू होता है। अगर आप हार्डकोर प्रोफेशनल एग्जामिनिस्ट हो जो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ता है, तो आपको यहाँ से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ जियोटेक। सबसे ज़्यादा वेटेड सब्जेक्ट है ये। अगर आप आज से मेरे साथ पढ़ेंगे, अगले 1 महीने या 1 महीने 10 दिन 40 वीडियोस के करीब हम लोग बनाने वाले हैं इसमें, तो आई कैन एश्योर यू कि लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है, पिछले 20 साल में इसका वेटेज हाईएस्ट रहा है, और जब से ईएससी पेपर 1 हो गया है अब इसका वेटेज और बढ़ गया है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में ईएससी में पिछले इस बार भी करीब 15 से 20 क्वेश्चंस आ गए थे। तो इट इज़ हैवी वेटेज। पढ़ना है, समझना है, सो डेट कि आप ईएससी में जियोटेक के प्रति अच्छे से हो जाएं कि मेरा जियोटेक तो बढ़िया हो गया। इसके 2 पार्ट है। पहला तो नॉर्मल वाला पार्ट है जिसमें हम बेसिक्स को समझेंगे, और फिर हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ को समझेंगे सॉइल के, जो कि फाउंडेशन और रेनकाइन, एक्टिव पैसिव प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, वो सारा पार्ट है। तो हम लोगों ने भी वैसे ही कोर्स डिवाइड कर रखा है। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए, या हम लोगों को फ़ोन पे बात करके भी आप पता कर सकते हैं। सो टिल देन, मज़े करिए, इंजॉय करिए, और जियोटेक को इंजॉय के साथ खुशी खुशी पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।